नमस्कार दोस्तों। आज 4 फरवरी है। 4 फरवरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है बिकॉज 4 फरवरी को हम वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मैं डॉक्टर नितिन सिंगर, डायरेक्टर कैंसर सर्जरी स्टर्लिंग हॉस्पिटल और स्टर्लिंग हॉस्पिटल की तरफ से आज इस दिवस के उपलक्ष्य में आप सबसे बात करने आया हूँ। बेसिकली हम सब लोग जानते हैं कि कैंसर के इंसिडेंस आज डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोगों के दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी गलत धारणाएं हैं एंड कई बार लोग इन गलत धारणाओं और नेगेटिविटी के कारण इलाज को सही तरीके से या सही टाइम पर नहीं लेते, जिसके कारण रिजल्ट्स और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं। तो आज इन्हीं सभी गलतफहमियों को दूर करने के लिए, कैंसर क्या है ये समझाने के लिए मैं आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो दोस्तों पहले समझते हैं एक्चुअल में कैंसर है क्या। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। इमेजिन करेंगे क्लास है हमारी बॉडी एंड इस क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे, जिसका हम कंपैरिजन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो बहुत सारी कोशिकाएं जिसे हम सेल्स भी बोलते हैं उसके साथ करें। तो ये सारे जो सेल्स हैं और ये जो सारे बच्चे जैसे क्लास में हैं वो एक कंट्रोल में रहते हैं, क्लास में टीचर के कंट्रोल में, एंड यहाँ बॉडी में जो ये सेल्स हैं ये जीन्स जो रहती हैं उनके कंट्रोल में रहते हैं। जब तक ये कंट्रोल में रहते हैं तब तक डे टू डे एक्टिविटी, जहाँ पे खेलना कूदना जैसे स्कूल में हुआ वैसे ही सेल्स का डे टू डे एक्टिविटी में ग्रो करना या कोई डैमेज हो जाए सेल तो उसका रिपेयर होना, ये सब कुछ कंट्रोल में रहता है। लेकिन जिस दिन ये कंट्रोल चला जाता है उस दिन आप सोचिए क्या होगा। क्लास के अंदर अगर अपन उदाहरण लें तो अगर ये कंट्रोल चला जाए टीचर का तो बच्चे क्या करेंगे आप सब समझ सकते हैं, हम सब ने किया है। खूब सारी मस्ती, खूब सारा हंगामा एंड क्लास में बहुत सारा शोर मच जाएगा। इसी तरह बॉडी में अगर ये सेल्स का कंट्रोल अगर चला जाए जीन्स के थ्रू तो क्या होगा, ये सेल अपनी मनमानी करेंगे, एक अबनॉर्मल रेट पे ग्रो करेंगे, जिसके कारण जो नॉर्मल सेल्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे एंड ये जो अबनॉर्मल सेल्स ग्रो करेंगे वो एक विशाल तरह का ट्यूमर या एक अल्सर के फॉर्म में लेके एक कैंसर का रूप धारण कर सकते हैं। अगर आप ये समझ गए कि कैंसर क्या है तो अब हम बात करते हैं कैंसर के बारे में। जो बहुत कॉमन जो मान्यता और गैर मान्यता जो पेशेंट आम तौर पे हमारे साथ कंसल्टेशन पे आते हैं और डिस्कस करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कॉमन गैर मान्यता जो आम दिन आजकल सुनने को मिलती है, इवन व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसे खाना नहीं खाना चाहिए या शुगर कम खानी चाहिए। लोगों का मानना यह है कि अगर हम खाना कम खाएंगे या शुगर कम खाएंगे तो कैंसर सेल्स को भी एनर्जी कम मिलेगी एंड इसके कारण कैंसर के जो रोग को ट्रीट किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आज आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि बहुत ही गलत मान्यता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसको समझिए इस तरह से कि कैंसर का जब ट्रीटमेंट होता है आपको भी पता है कि काफी बड़ा ट्रीटमेंट होता है, कई सारी मोडालिटी इसमें इन्वॉल्व होती हैं एंड कोई भी ट्रीटमेंट चाहे वो कैंसर की बात करें या हम कोई भी नॉर्मल बीमारी की, आप सबने ये जानते ही हैं कि डे टू डे लाइफ में कि ट्रीटमेंट के दौरान हम सब लोग कहते हैं कि आप प्रॉपर्ली खाओ, प्रॉपर्ली पियो, बिकॉज बॉडी बीमार है तो उसको रिकवर करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो जब कैंसर की बारी आ रही है तो ये अलग क्यों हो जाएगा। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि ये जो बात है कि कैंसर आप नहीं खाओगे, नहीं पियोगे या प्रॉपर्ली आप डाइट नहीं लोगे तो कैंसर कम ना होने की बजाय इनफैक्ट आपको कैंसर ट्रीटमेंट लेने के लिए जो शक्ति चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। इससे आपको साइड इफेक्ट्स ज्यादा रहेंगे ट्रीटमेंट के एंड कैंसर का जो आउटकम है ट्रीटमेंट का वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरी अपील है इस गैर मान्यता के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव ना करें। दूसरी कॉमनेस गैर मान्यता जो सुनने को मिलती है और देखी जाती है, आमतौर पे लोग कहते हैं कि हम लोग है ना बायोप्सी नहीं करवाएंगे क्योंकि हमने सुना है कि चीरा लगने से कैंसर सेल फैल जाते हैं। तो दोस्तों इस बात को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना चाहूंगा। ये बात आप कुछ हद तक सही है कि चीरा लगाने से कैंसर सेल फैल सकते हैं, लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि बायोप्सी और चीरा दोनों में क्या फर्क होता है। जब हम चीरा की बात करते हैं यानी कि कोई सर्जरी कर रहा है एंड वो प्रॉपर्ली सर्जरी ना करे एंड कैंसर के सेल के थ्रू, जहां पे कैंसर है उसके थ्रू अगर कोई ट्यूमर को काट दे तो कैंसर सेल्स बढ़ सकते हैं या फैल सकते हैं। जबकि हम बायोप्सी की जब बात करते हैं तो बायोप्सी में अमूमन हम कैंसर को निकाल नहीं रहे हैं, हम खाली एक टुकड़ा जहां जो कैंसरस टिश्यू है उसमें से एक छोटा टुकड़ा निकालते हैं जिसको लेने में अमूमन कोई तकलीफ नहीं आती एंड ये नॉर्मली अधिकतर केसेस के अंदर हम ओपीडी बेसिस पे नॉर्मल लोकल एनेस्थीसिया के अंदर कर लेते हैं एंड इससे जो ये गलत धारणा है कि कैंसर सेल फैल सकता है ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि डायग्नोसिस के बिना ट्रीटमेंट ही नहीं कर सकते हैं एंड मैक्सिमम जितने भी कैंसर्स हैं सबके अंदर वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप जो होता है वो है बायोप्सी का करना। कुछ कैंसर्स होते हैं जहां पे बायोप्सी नहीं करनी होती है जैसे कि ओवरी के कैंसर, टेस्टिस के कैंसर, लेकिन ये सब चीजें आप अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़िए एंड उनको डिसाइड करने दीजिए कि कौन से कैंसर में बायोप्सी करना जरूरी है एंड कौन से कैंसर में बायोप्सी करने से आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों अक्सर एक ये सवाल कई बार जो पेशेंट हमसे करते हैं कि हमने कभी तंबाकू नहीं खाया, हमने शराब भी नहीं पी,
हमारे अंदर कोई गलत हैबिट्स भी नहीं है, फिर भी हमें कैंसर क्यों आ गया? ऑन अ लाइटर नोट अगर मैं कहूँ, ये सवाल मुन्ना भाई जो मूवी थी उसमें भी किया गया था, लेकिन तब भी जवाब नहीं दिया गया था। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि कैंसर जो है एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है। जो हम बात करते हैं कि तंबाकू एक मेजर रिस्क फैक्टर है, तो उसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम कैंसर्स के अंदर वो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी जितने भी हमें कॉजेज पता है कैंसर के, लगभग आज भी साइंस के अंदर, मैं अगर ये कहना चाहूँ एक अनुमानित फिगर, तो 50% कैंसर्स के अंदर कैंसर क्यों होता है, ये शायद साइंस में भी आज पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन हम जो कहते हैं कि तंबाकू का सेवन ना करें, अल्कोहल का सेवन ना करें, हेल्दी एक्सरसाइज करें, ये सब बेसिकली एक प्रिवेंटिव तरीके होते हैं, ताकि जो वो 50% केसेस जिसके अंदर ये सारे कैंसर्स जो हैं हमें पता है कि इन कारणों से हो सकते हैं, उनसे आपको बचाया जा सके। दूसरा एक कॉमन क्वेश्चन जो लोग अक्सर हमें करते हैं कि हमारे को कैंसर हो गया तो हमारे बच्चों को या हमारी फैमिली में हर किसी को अब कैंसर होगा क्या? सो अगेन दोस्तों, इसमें जो है अपने को बात को पूरा डिटेल में समझने की जरूरत है, क्योंकि जो कैंसर है वो जेनेटिक हो सकते हैं, लेकिन जेनेटिकली होने वाले कैंसर्स की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। 10% से ज़्यादा कैंसर्स जो हैं वो जेनेटिक नहीं होते। तो यानी कि 100 में से अगर मैं कैंसर्स देखूं तो 90 कैंसर्स का कोई भी जेनेटिक रिलेशन नहीं होता, यानी कि वो फैमिली में स्प्रेड नहीं हो सकते। तो खाली 100 में से 10 कैंसर्स ऐसे होंगे जो फैमिली में स्प्रेड हो सकते हैं। एंड उसके अंदर भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं एंड कुछ वैरायटी ऑफ कैंसर्स रहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, आपका कोलॉन का कैंसर। तो इन सब कैंसर्स के बारे में खासतौर से अगर ये यंग एज में अगर आपकी फैमिली में हुआ है तो फैमिली में इसके जेनेटिक्स में रन होने के चांसेस हो सकते हैं। एंड इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि अगर वो जेनेटिक रिस्क है तो क्या क्या आप सावधानियां ले सकते हैं, ताकि फ्यूचर जनरेशन्स के अंदर इस कैंसर को टाइमली रूप से इसको डिटेक्ट किया जा सके या प्रिवेंट किया जा सके। दोस्तों नेक्स्ट एक कॉमन क्वेश्चन पे आते हैं, जो आजकल रोबोटिक सर्जरी के बारे में लोग काफ़ी सुनते हैं। लोगों का मानना है कि अरे रोबोटिक सर्जरी, लोगों को लगता है शायद रोबोट खुद से सर्जरी कर देता है। तो दोस्तों अगेन एक बहुत बड़ी गैर मान्यता है कि रोबोटिक सर्जरी में रोबोट खुद से सर्जरी करता है। कोई भी प्रकार की सर्जरी, चाहे वो रोबोटिक हो, लैप्रोस्कोपिक हो या ओपन सर्जरी हो, सभी सर्जरीज के अंदर अल्टीमेटली जो सर्जरी है वो सर्जन के द्वारा ही की जाती है। एंड ये सब बेसिकली एक माध्यम है, एक फॉर्म्स हैं जिसके द्वारा आपकी सर्जरी कंडक्ट की जा रही है। ओपन सर्जरी में जब हम सर्जरी करते हैं, जो साधारण भाषा में जो चीरा वाली सर्जरी, जो कन्वेंशनल सर्जरी जो है वैसे सर्जरी की जाती है। जब हम दूरबीन से सर्जरी बोलते हैं तो वो लैप्रोस्कोपी, यानी कि नॉर्मल जो साधारण जो लैप्रोस्कोप पहले आते थे उनसे सर्जरी कर रहे हैं। एंड रोबोटिक जो सर्जरी है वो भी एक तरह की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, लेकिन यहाँ पे जो सर्जरी करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसमें रोबोटिक आर्म, जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा सर्जरी करते हैं। एडवांटेज क्या रहता है इस रोबोटिक सर्जरी के अंदर, क्योंकि बहुत प्रिसाइज तरीके से हम इसके अंदर ट्यूमर को एंड जो नॉर्मल टिश्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रिसाइज कट्स ले सकते हैं, तो इसलिए हमारे आउटकम्स बेटर रहेंगे, ब्लड लॉस कम रहेगा एंड रिकवरी आपका फास्ट रहेगा। ओपन सर्जरी यानी कि जो कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ सर्जरी जिसमें हम बड़ा चीरा लगाते हैं। दूसरी तरह की जो सर्जरी होती है, जो दूरबीन वाली सर्जरी जिसे हम आम भाषा में समझते हैं, तो ये दूरबीन वाली सर्जरी दो तरीके से हो सकती है, जो अभी तक कई सालों से चली आ रही थी, जिसमें हम एक छेद बना के जो लैप्रोस्कोप से देखते हैं, जिसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी कहा जाता है। एंड रोबोटिक सर्जरी वो भी एक तरह की दूरबीन वाली सर्जरी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो सर्जरी करने के लिए एक स्पेशल मशीन रहती है, रोबोटिक आर्म जिसे हम कहा जाता है, जिसे सर्जन कंट्रोल करते हैं एंड जिसके द्वारा सर्जरी को बहुत ही प्रिसाइज तरीके से किया जा सकता है। एंड कई डिफिकल्ट एरियाज जहाँ पे लैप्रोस्कोपी से भी एंड ओपन सर्जरी से भी डिफिकल्टी आती है, रोबोटिक सर्जरी के जरिए वो काफ़ी इजीली हो जाती हैं, काफ़ी प्रिसाइज कटिंग होती है, ब्लड लॉस कम होता है एंड पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक कॉमन मिथ की, जिसमें लोग बोलते हैं कि इनकी उम्र तो इतनी ज़्यादा हो गई या इनकी उम्र तो इतनी कम है तो ये कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं झेल पाएंगे। तो दोस्तों मैं अगेन एम्फेसाइज करना चाहूँगा, एज एक नंबर है एंड इसका कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं रहता। जब भी हम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किसी पेशेंट को हम इवैल्यूएट करते हैं, असेस करते हैं, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, जिसमें से एक होता है कि पेशेंट का फिजिकल फिटनेस एंड पेशेंट का विल पावर कितना स्ट्रांग है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। एंड वो किसी नंबर से डिफाइन नहीं होता। कई आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो पेशेंट, जो छोटे बच्चे जिनको लोग सोचते हैं कि बहुत ही कमजोर हो गए, उनका आउटकम अच्छा नहीं है ट्रीटमेंट का, इनफैक्ट बच्चों के कैंसर्स, जो चाइल्डहुड कैंसर्स जिसे हम कहते हैं, उनके आउटकम किसी भी अन्य कैंसर से सबसे ज़्यादा अच्छे हैं।
एंड इनफैक्ट कई बड़ी उम्र के पेशेंट्स, इवन जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा है, उनको भी हम प्रॉपर कैंसर ट्रीटमेंट देके, प्रोवाइडेड उनका फिजिकल फिटनेस अच्छा है एंड वो मोटिवेटेड हैं, हम कैंसर से पूरी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो अगेन मैं एम्फोसाइज करना चाहूँगा, एज के हिसाब से कोई भी अपने मन में गलत मान्यता ना डाले। एक दूसरी मान्यता जो मैंने खासतौर से कोलोन कैंसर्स एंड रेक्टल कैंसर्स के पेशेंट्स के लिए जो देखा है, जो डे टू डे प्रैक्टिस में पेशेंट आते हैं, मुझे कहते हैं साहब हमने तो सुना था, हमारे किसी आजू बाजू वाले ने या किसी पड़ोसी ने बताया कि अगर आप आंख की सर्जरी करेंगे तो परमानेंट टॉयलेट का बैग आ जाएगा एंड उसके बाद हम है ना कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो अगेन दोस्तों, ये सब गैर मान्यताओं को ट्रस्ट मत करिए। कोलोरेक्टल एक बहुत बड़ा, एक मैं कहूँगा एक एरिया है, सारी चीजें एक जैसी नहीं होती। जो बैग की बात हम करते हैं, जो टॉयलेट बैग, अमूमन कई बार केसेस में परमानेंट नहीं भी आता और मैक्सिमम केसेस में इसको जरूरत भी नहीं होती। कुछ केसेस में जब ये देना पड़ता है तो वो कंडीशंस ऐसी होती हैं कि ट्यूमर का लोकेशन या जगह ऐसी होती है जहां पे कोई ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन आज उस तरह के कई ट्यूमर्स के अंदर भी परमानेंट टॉयलेट बैग को बचाया जा सकता है। तो इसलिए बेटर है कि आप ये गलत धारणा अपने मन में बिठा के ट्रीटमेंट ना लो या गलत दूसरे रास्तों पे जाओ, उससे अच्छा डॉक्टर से डिस्कस करो, क्योंकि साइंस ने इतना एडवांसमेंट किया है कि उन सब केसेस के अंदर जहां पहले ये सब इम्पॉसिबल समझा जाता था, आज वहां पे भी बैग को बचाया जा सकता है। इसी तरह मुंह के कैंसर्स में लोगों के दिमाग में आता है कि मेरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा, मेरा मुंह कैसा दिखेगा। लेकिन अगेन आज इतनी एडवांसेस हो गए हैं, प्लास्टिक सर्जरी इतनी एडवांस हो गई है कि कई बार ट्रीटमेंट के बाद आप पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल में इस पेशेंट को कभी बीमारी भी हुई थी, एंड क्योंकि वो एकदम नॉर्मल लगते हैं। तो इसलिए प्लीज ये गलत धारणा मत डालिए कि ट्रीटमेंट के बाद मेरे को क्या होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कीमोथेरेपी के बारे में। कॉमन जो एक मिसकंसेप्शन है कि कीमोथेरेपी बहुत पेनफुल होती है। दोस्तों, कीमोथेरेपी के बारे में जो हम समझते हैं कि पेनफुल, वो क्यों बेसिकली है क्या कीमोथेरेपी, ये समझे पहले। कीमोथेरेपी एक तरह का इंजेक्शन है जिसे हम नॉर्मल बॉटल्स लगाते हैं, सलाइन की बॉटल होती है, उसी तरह की बॉटल्स होती हैं जिसमें स्पेसिफिक कीमो ड्रग्स होती हैं जिनको हम नस के थ्रू देते हैं। अब जो पेनफुल की बात आती है तो उसके लिए आज हमारे पास कई सारी नई टेक्नोलॉजी है, जैसे कि कीमोपोर्ट्स। तो नॉर्मल साधारण तरीके से नस में ना देके कीमोपोर्ट्स या फिर पिक लाइंस के थ्रू अगर हम कीमो को देते हैं तो ये कीमोथेरेपी के द्वारा जो पेन होता है नस के अंदर, उस पेन को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो इसलिए अगेन इस गैर मान्यता पे विश्वास ना करें कि कीमोथेरेपी हमेशा पेनफुल होती है। एंड कीमोथेरेपी में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कई तरह की कीमोथेरेपी ओरल तरीके से दी जाती हैं, कुछ टारगेटेड थेरेपीज होती हैं, कुछ इम्यूनोथेरेपीज होती हैं। तो सब थेरेपीज एक जैसी नहीं होती, सबके साइड इफेक्ट्स अलग होते हैं। लास्टली दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा कैंसर से रिलेटेड सर्वाइवल के बारे में। कैंसर को लेके लोगों के दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी है कि कैंसर का सर्वाइवल बहुत अच्छा नहीं होता है एंड कैंसर अगर आ गया तो ठीक नहीं हो सकते, अगर ठीक हो भी गए तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स रहेंगे, या फिर वो खाली कुछ स्टेजेस के अंदर ही कैंसर को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों अगेन, कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर जैसे साइंस में बहुत सारी एडवांसमेंट हुई है, वैसे इसमें भी बहुत सारी एडवांसमेंट्स हुई हैं। जो पहले जो था वैसा अब नहीं रहा। कैंसर के अंदर ना सिर्फ आपका ट्रीटमेंट आउटकम इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल इंप्रूव हुआ है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर भी आजकल बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया जाता है। अगर मैं खाली सर्वाइवल आंकड़ों की बात करूं तो मैं एक जर्नल जो अमेरिकन जर्नल में अभी पब्लिश हुआ था, तो लास्ट 30 सालों के अंदर कैंसर सर्वाइवल के अंदर लगभग 30% इंप्रूवमेंट आया है। एंड अमेरिकन डेटा के हिसाब से लगभग 60%, किसी भी हम सारे कैंसर्स को अगर क्लब कर दें तो जो 5 ईयर या मोर सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो 60% से ज्यादा रहते हैं एट एनी स्टेज, अगर कंबाइन हम ले आंकड़ों को। तो आप समझ सकते हैं कि कैंसर के अंदर आज सर्वाइवल पॉसिबल है। जरूरी है कि हम दिमाग से मानसिकता को निकालें कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता। दोस्तों, जो अभी हमने बातें करी ये बेसिकली डे टू डे लाइफ में जो कॉमन सवाल या गैर मान्यताएं जो पेशेंट्स के दिमाग में रहती हैं और जो पेशेंट हमसे अक्सर पूछते हैं, उन सब गैर मान्यताओं को एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सर्जन, कैंसर सर्जन, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसके अलावा भी आई एम श्योर कि बहुत सारे आपके दिमाग में सवाल होंगे या गैर मान्यताएं होंगी। तो इन सब को अगर आप डिस्कस करना चाहें तो आप जो नीचे लिखे मैसेज बॉक्स के अंदर अपने मैसेज को टाइप कर सकते हैं। किसी भी तरह के कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए या सेकंड ओपिनियन के लिए आप हमें स्टर्लिंग हॉस्पिटल के अंदर मिल सकते हैं। अगेन मैं आपको एक मैसेज जो लास्ट में जाते थे देना चाहूँगा, कैंसर एक नाइलाज बीमारी नहीं है। कैंसर के अंदर अगर हम सही समय पर सही इलाज और सही तरीके से इलाज करेंगे तो कैंसर से जीतना बिल्कुल मुमकिन है। धन्यवाद।